हृदय शहर निकली तो गांव-गांव चली, कुछ यादें हमारे संग पाँव-पाँव चली। सफ़र जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव-छाँव चली। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमकांत साहू हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रही एक अद्भुत और प्रेरणादायी कार्यक्रम देव टॉक सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमने इस सीरीज़ में अनेकों कुशल प्रवक्ताओं को सुना है, जिनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों ने हमें बहुत ही उत्साहित व मोटिवेट किया है। मैं उन सभी प्रवक्ताओं का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे सभी दर्शकों का, जिन्होंने लाइक शेयर कमेंट्स के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन किया है। और आपके ही प्रेम का नतीजा है कि हम सभी एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हैं हमारे इस सीरीज़ का 11वां संस्करण लेके। आज के इस एपिसोड को प्रिसाइड कर रहे हैं प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे चेयरपर्सन आशुतोष द्विवेदी जी एवं हमारे को चेयर आशुतोष वैष्णव जी। हमारे कीनोट स्पीकर हैं विवेक कुमार सुबुद्धि जी। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे एमिनेंट स्पीकर अनीता बिड़ला जी एवं आलोक मरकाम जी। दीपक हूं, जलता रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। कुछ इन्हीं भावों के साथ मैं अनुरोध करता हूं हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से कि वे हमारे बीच आएं एवं इस एपिसोड की शुरुआत करें। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। सभी भाई बहनों को बहुत सारा प्रणाम और हृदय से सभी का बहुत सारा धन्यवाद। मित्रों, आज लर्न फ्रॉम लीडर्स का ये 11वां एपिसोड आप लोगों तक पहुंच रहा है। और पिछले की सारी कड़ियों की तरह से इस बार के भी इस एपिसोड का उद्देश्य एक ही है कि ऐसे अनेक लोग जिनके जीवन के अंदर परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद की छाप देखने को मिलती है और जिनके व्यक्तित्वों के अंदर वो सुवास और वो सुगंध महसूस होती है जो शांति कुंज का पवित्र वातावरण हर उस आने जाने वाले को प्रदान करता है, जिसके अंदर कुछ अच्छा करने की चाहत है, कुछ सच्चा करने का जज्बा है। तो आज ऐसे व्यक्तित्वों के ही माध्यम से कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का अवसर हम सबको मिलने वाला है। और आज की जो परिस्थितियां हैं, सही पूछा जाए तो उसमें लर्न फ्रॉम लीडर्स जैसे सत्प्रयासों की आवश्यकता पहले की तुलना में और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरह के प्रयासों का जो उद्देश्य है वो गायत्री मंत्र के उस आलोक को जन जन तक पहुंचाना है, जिसके अवतरण की पुकार आज की परिस्थितियां करती हुई हम लोगों के सामने उपस्थित हुई। और यदि हम लोग वर्तमान परिस्थितियों की विभत्सता को, विषमता को, जटिलता को, भयावहता को, भयानकता को महसूस कर सके तो शायद आज के इस एपिसोड के मूल्य और महत्व को और इस तरह के प्रयासों के मूल्य और महत्व को समझ पाना हम लोगों के लिए और भी ज़्यादा सहजता से संभव हो सकेगा। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो एक ही मांग लेकर के इंसान के सम्मुख उपस्थित हुई हैं, बल्कि मैं कहूँगा इंसानियत के सम्मुख उपस्थित हुई हैं कि जो बहुत तेजी से आज का फैलता हुआ अंधकार है उस पर शीघ्रातिशीघ्र प्रतिबंध लगाया जा सके। जब जब वातावरण के अंदर अंधेरे का प्रभुत्व बढ़ता है और मनुष्य के चिंतन के अंदर विषाक्तता बढ़ती है, सोच के अंदर जहरीलापन बढ़ता है, तो ऐसे में एक और तो जो परिस्थितियां हैं वो अपनी भयावहता से लोगों के मन को आतंकित करती हैं, उद्वेलित करती हैं, आंदोलित करती हैं, तो वहीं पर ऐसी ही परिस्थितियां जागृत आत्माओं को जागरण के लिए प्रेरित भी करती हैं। यदि भगवान अस्थियों के ढेर को देखते हैं तो वहाँ उनके मन से कष्ट भी होता है, पर साथ ही साथ संकल्प भी जन्म लेता है। परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो एक और व्यक्ति के मन में भय पैदा करती हैं, तो दूसरी ओर अपने व्यक्तित्व को और निखारने के लिए प्रेरित भी करती हैं। और आज की परिस्थितियां कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में मानवता का काफिला जिन राहों से होकर के, जिन वीथियों से होकर के गुजर रहा है, यदि समय रहते इसकी गति और दिशा पर प्रतिबंध न लगाया गया, इन प्रयासों का प्रतिरोध न किया गया, तो हो सकता है कि इंसानियत कुछ ऐसे गहरे गर्त में जाकर के गिरे कि फिर उसको पार पाना संभव ना हो सके। और जो परिस्थितियां हैं उनकी विषमता से क्या आप परिचित नहीं? हर कोई परिचित। पूछ करके देखे अपने आप से, अपने हृदय से
कि क्या हम सब कुछ पा लेने के बाद मन में शांति सुकून को अनुभव कर पाते हैं। आज जितनी तेजी से बाहर की दुनिया में वैभव की हवस और कामनाओं का जाल पसरा है, क्या ये सत्य नहीं है कि उतनी ही तेजी से इंसान का चरित्र व्यक्तित्व तो संचन्नता घटे। बाहर बटुआ भारी हुआ तो क्या, मन तो व्यक्ति का छोटा हो गया। और जो परिणाम है इस विषमता का, जहां पर बाहर की दौड़ आदमी के व्यक्तित्व को ध्वस्त करती सी नजर आती है, उसका परिणाम बड़ा स्पष्ट है कि आज हर व्यक्ति के मन में चिंताएं, परेशानियां, दुख, उलझने, समस्याएं इस कदर बढ़ गए हैं कि इंसान लगभग लगभग अपने जीवन के उद्देश्य को भूलकर ही बैठ गया है। ईश्वर के शायद सबसे महत्वपूर्ण दिए गए उपहारों में से एक उपहार ये इंसानियत का उपहार है, और यदि उपहार यूं ही व्यर्थ जाया चला जाता है तो फिर मनुष्य का जीवन बड़ा भ्रमित, विशृंखलित और कष्ट साध्य हो जाता है। और इन परिस्थितियों का प्रतिरोध कर पाने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो जागृत आत्माओं के भीतर है। इसीलिए बात कही उनसे जा रही है जिनके अंदर जागरण की संभावना है, जागने की संभावना है, दूसरों को जगाने की संभावना है और नए लोगों को जोड़ने की संभावना है। आज की परिस्थितियां इसी पुकार को लेकर के हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुई। दोनों ही संभावनाएं इंसान के पास हैं। व्यक्ति यदि गिरना शुरू करे तो उसको गिरते गिरते पशु बनते देर नहीं लगती, और उठना शुरू करे तो उसको परमात्मा बनते देर नहीं लगती। नीचे गिर जाए तो व्यक्ति अंगुलीमाल बन जाता है, हत्यारा बन जाता है। ऊपर उठ जाए तो व्यक्ति करुणा का सागर बुद्ध बन जाता है। नीचे गिर जाए तो व्यक्ति अपराधी बन जाता है, और ऊपर उठ जाता है तो परम पूज्य गुरुदेव बन जाता है। इनमें से उस संभावना को जगाने का प्रयत्न आज का ये कार्यक्रम कर रहा है, जिसके माध्यम से नर को नारायण बनते, मनुष्य को भगवान बनते, इंसान को महामानव बनते देर नहीं लगती। और आज सही पूछा जाए तो ऐसे ही व्यक्तित्वों की पुकार महाकाल से लेकर महामाया करते हुए नजर आते हैं। धरती से लेकर हिमालय तक ऐसे ही व्यक्तित्वों के लिए तो तलाश है। हर कोई यही तो कहता है कि ये ऋषियों, संतों, अवधूतों, दरवेशों, महामानवों का देश रहा भारत क्या सो गया है। यदि गीदड़ों की और गिद्धों की कतारें दिखाई पड़ती हैं तो सिंहों की गुफाएं खाली क्यों हैं? यदि अनीति, अत्याचार और अपराध करने वाले संगठन दिखाई पड़ते हैं तो महामानवों की गद्दियां खाली क्यों हैं? वो महामानव जागे, ऊपर उठें और नए समाज को समय रहते दिशा दें। ये आज के इस प्रयास का मूल उद्देश्य है। आज के इस प्रयास के माध्यम से प्रयत्न यही किया जा रहा है कि ऐसी कुछ झंकार आप सबके हृदय में पैदा की जा सके, जिससे व्यक्ति कुछ अच्छा करने को, श्रेष्ठ करने को प्रेरित हो सके। सभी के अंदर कुछ ऐसी ही कामना जन्म ले, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का, जिन्होंने अपने उद्बोधन में हमें बताया कि किस तरह वर्तमान की विषम परिस्थितियों में हमें पुनः जागृत होने की आवश्यकता है, ऊपर उठने की आवश्यकता है एवं मानव से महामानव व देवमानव की ओर यात्रा करने की आवश्यकता है। इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे चेयरपर्सन आशुतोष द्विवेदी जी को, जिन्होंने एज अ सीनियर मैनेजर NEC कॉरपोरेशन नोएडा में अपने काम की शुरुआत की। आगे इन्होंने NEC कॉरपोरेशन में ही जापान में एज अ मैनेजर काम किया। साथ ही इन्होंने एज अ डिप्यूटी मैनेजर NEC अमेरिका में काम किया। उसके बाद इन्होंने एज अ कंसल्टेंट फुजित्सु कंसल्टिंग नोएडा में काम किया और वर्तमान में यह एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कार्यरत हैं हेवलेट पैकर्ड इंटरप्राइज बेंगलोर में। आशुतोष द्विवेदी जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं चिन्मय भैया और इस सीरीज से जुड़े सभी भाई बहनों का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने विचार, अपने अनुभव को यहाँ रखने का सुअवसर प्रदान किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि
आपने इस सीरीज़ के माध्यम से अभी तक सभी बड़े भाई बहनों की बातें सुनी, उनके अनुभवों को समझा, सीखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको आपने अपने जीवन में उतारा होगा या उतारने का प्रयास किया होगा। मेरी गुरु सत्ता से प्रार्थना है कि वो विचार, वो अनुभव आप सभी को फल प्रदान करें। आप उस सीख को, उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारें और आप भी उन लीडर्स की तरह, जिनकी हमने अभी पिछले कुछ सीरीज़ में बात की है, आप भी उसी क्रम में आगे बढ़ें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम आशुतोष द्विवेदी है। मेरा बचपन शांति कुंज में व्यतीत हुआ है। मैं बचपन कहूँ तो जो एक टीन एज होती है, उस समय मैं शांति कुंज आया था, मतलब 12th की एज में, और पूरा टीन एज मेरा शांति कुंज में बीता है। और वो वही उस समय होता है जहाँ पर आप बहुत कुछ सीखते हो, समझते हो और उसको अपने जीवन में उतारते हो। और शांति कुंज एक ऐसी जगह है जहाँ के पल पल, क्षण क्षण में आपको सीखने, समझने और उसको कुछ कर्ज गुजरने का मौका मिलता है। मेरे पिताजी का नाम श्री परमानंद द्विवेदी, माता का नाम श्रीमती उमा द्विवेदी है। वर्तमान में मैं नोएडा में सपत्नी श्रद्धा, पुत्र श्रेयांश और पुत्री स्वधा के साथ रह रहा हूँ। मैं एक जापान की MNC में एज ए सीनियर मैनेजर प्री सेल्स कार्यरत हूँ। मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं इस कंपनी में काम करते हुए। और एज ए जापानीज ऑर्गेनाइजेशन आई हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स in terms of their culture, especially जो हमने सीखा है एक जापान में जाके। मैं पिछले 3 साल जापान में था, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी, समझा। वो सारी चीज़ें मैं आप सब तक साझा करूँगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये सीरीज़ जिस पर्पस के लिए बनी है वो है कि आपने शांति कुंज में क्या सीखा और उसका लाभ कैसे उठाया। तो शांति कुंज के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि शांति कुंज के जितने भी बच्चे हैं, जो भी वहाँ से बाहर निकले हैं, बहुत संस्कारी होते हैं, बहुत संस्कार उनके अंदर भरा होता है। और वही चीज़ मेरे साथ भी हुई है। मैंने उन संस्कारों को अपने जीवन में सिर्फ पढ़ा, समझा नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारा है। और जब हम संस्कार की बात करते हैं तो वो संस्कार हैं हमारे आधार, 4 आधार, जिनको हम कहते हैं ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। ये चारों मिलकर ही एक संस्कारी या सुसंस्कारिता का वातावरण उत्पन्न करते हैं। और यही सारे चारों संस्कार ही मुझे शांति कुंज से हर पल, हर क्षण मिले हैं। और उसका सदुपयोग मैंने अपनी पढ़ाई से लेकर, जब मैंने इंजीनियरिंग की और जब मैंने नौकरी अपनी शुरू की, अपना करियर IT कंपनी में शुरू किया, तो ये चारों चीज़ें हर समय मेरे साथ रहीं। और किसी भी सक्सेसफुल आदमी को ये चारों चीज़ें अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए। मैं ये बात इतनी दृढ़ता से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने उस
इन चारों संस्कारों को अपने जीवन में उतारा, उसको जिया है। जब मैं बात करता हूँ समझदारी की, तो समझदारी एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हम कहते हैं समझदार होना मतलब आपके अंदर दूरदर्शिता होना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम वो दूरदर्शिता ना होने के कारण, क्षणिक लाभ के कारण हम अपने उस गोल को अचीव नहीं कर पाते जो हमें मिलना चाहिए। और जब मैंने ये चीज़ सीखी समझदारी, तो मैंने सोचा कि ये दूरदर्शिता बहुत ज़रूरी होती है एक समझदार इंसान के लिए। जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो मुझे लगा कि इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या इंजीनियरिंग करके क्या फ़ायदा होगा, क्या इससे मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसीज़न था जब मैंने ये सोचा कि मैं एक इंजीनियरिंग लाइन में जाऊं और अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का प्रभाव मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। तो ये समझदारी ही थी कि जो मुझे मोटिवेट की, जो मुझे कही, जिसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और कहा कि आप आगे देखिए। और उस समझदारी के कारण ही मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की। दूसरी चीज़, जो दूसरे संस्कार जिसे हम कहते हैं समझदारी, ईमानदारी। जितनी किसी भी डिसीज़न में आपकी समझदारी होनी ज़रूरी है, उतना ही उस डिसीज़न को क्रियान्वयन करने के लिए ईमानदारी के साथ लगना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो मैंने वो ईमानदारी सीखी है अपने कार्य के लिए, और ये ईमानदारी मेरे पढ़ाई से लेकर मेरे करियर में हर पड़ाव पर बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं, सहयोग प्रदान करती रही है। तीसरी चीज़ जो मैंने इसमें सीखी है वो है जिम्मेदारी। जब आप समझदार हो जाते हो, आप कोई डिसीज़न ले लेते हो, उस डिसीज़न को आप उतनी ही ईमानदारी से अपने प्रयास को लगाते हो, और उस प्रयास को लगाने के बाद जो एक जिम्मेदारी महसूस करते हो, वो जिम्मेदारी ही मैंने अपने अंदर देखी। और मैं चाहता हूँ कि ये बेसिक जो हम कहते हैं आधार, ये आधार संस्कार के हम सभी में होने चाहिए। और अगर हम इन सभी आधार को अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में उतारते हैं, तो आपका जीवन प्रतिपल आगे बढ़ता जाएगा, उन्नति और सफलताओं की सीढ़ियों को चूमता जाएगा। चौथी चीज़ जो मैंने इसमें सीखी है वो है बहादुरी। क्योंकि ये तीनों चीज़ों के साथ एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, जब कोई डिसीज़न लेना होता है, जब भी कोई कार्य करना होता है, तो आपको लगता है कि क्या यह कार्य उस बहादुरी से अगर किया गया हो, उस समझदारी से, उस जिम्मेदारी से, तो आपको क्या फल देगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने ये जो चारों हमारे बेस थे उसको अपने जीवन में उतारा, और उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला। कुछ चीज़ें और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। उनमें से, जैसे मैंने कहा कि मैंने जैपनीज़ कंपनी में काम किया है, तो वहाँ पर मैंने जो बहुत अच्छी चीज़ सीखी कि आपको किसी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। और यही चीज़ मैंने शांतिवन में रहते हुए भी सीखी थी कि जब मैं शांतिवन में रहता था तो वहाँ पर श्रमदान का कार्य होता है, और उस श्रमदान के कार्य में झाड़ू लगाने से लेकर टॉयलेट साफ़ करने से लेकर कोई भी कार्य आपको
दिया जाता है और आप उसको उसी कुशलता से करते हैं। तो ये जो एक चीज़, छोटी सी चीज़ होती है जिसमें कहा जाता है कि आप किसी कार्य को आप छोटा ना समझें और कोई कार्य बहुत बड़ा नहीं होता। ये दो चीज़ें मैंने अपने जीवन में सीखी और इसका लाभ मुझे मिला। तो मैं चाहूँगा ये कुछ चीज़ें, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, और दूसरी चीज़ है किसी कार्य को छोटा ना समझना और कोई भी कार्य बड़ा नहीं होता। ये 4-5 चीज़ें मैंने अपने जीवन में उतारा और उसका फल है कि आज मुझे जिस जगह पर हूँ, कंपनी में एक पोजीशन मिली, मुझे प्रोजेक्ट्स मिले और एक बड़ी टीम मिली जिसको मैं अभी देख रहा हूँ, एक बड़े प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ। वो इसलिए मिली कि मैंने कभी भी अपने कार्य में कभी भी कोई ढिलाई नहीं बरती। पूरी जिम्मेदारी से किया, पूरी ईमानदारी से किया और बहुत बड़े बड़े डिसीजंस, महत्वपूर्ण डिसीजंस मैंने बहादुरी के साथ लिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं चाहूँगा अपनी बात को यहाँ पे विराम दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष द्विवेदी जी का, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से शांति कुंज से मिले सुसंस्कारों ने उन्हें एक सफल व्यक्ति बनाया। भैया द्वारा हमें जो समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी एवं बहादुरी के विशेष पहलुओं को समझाया गया, उसे हम अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करेंगे। इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे को चेयर आशुतोष वैष्णव जी को, जो कि एक्स रिसर्च इंजीनियर रह चुके हैं KTH रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्वीडन में, एवं वर्तमान में वे डॉक्टरल रिसर्चर हैं आल्टो यूनिवर्सिटी फिनलैंड में। आशुतोष वैष्णव जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। यह मेरा परम सौभाग्य है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लर्न फ्रॉम लीडर्स कार्यक्रम के माध्यम से मुझे अपने अनुभव बांटने का मौका मिला है। इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं सर्वप्रथम आदरणीय चिन्मय भैया और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की टीम का सादर आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जैसे चिन्मय भैया का पत्र आया कि लर्न फ्रॉम लीडर्स कार्यक्रम के माध्यम से मुझे विश्वविद्यालय में पढ़ने आने वाले नए बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा, तो मैंने सोचा कि अगर मैं आज से 7 साल पहले के आशुतोष से मिलता तो उससे क्या बात करता। जब मैं उस समय के बारे में सोचता हूँ तो उस समय एक मन में सबसे बड़ा प्रश्न रहता है पैशन वर्सेस हार्ड वर्क का। कभी तो लोग कहते हैं कि बेटा पैशन फॉलो करो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पास आएगी, और कभी यह भी कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि बेटा मन मार के घिसते रहो, घिसते रहने से ही किसी भी काम में निखार आता है। तो इसमें प्रश्न यह उठता है कि हम अपने पैशन को ही ढूंढते रहें या फिर अपना मन मार के जिस काम में मन नहीं लग रहा है उसको घिसने का भी प्रयास करें। तो इसमें सोचने की बात यह है कि अगर हम कोई कार्य एक हफ्ते तक लगातार करते रहते हैं तो वह कार्य करने में हमारे लिए आसान होते जाना चाहिए, उस कार्य में हमारा मन और अधिक लगना चाहिए। यह कैसे हो, इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं आप फिजिक्स या मैथ्स के कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का। जैसे आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ फार्मूला रटने की कोशिश करते रहेंगे तो आपके लिए वो प्रॉब्लम उतनी ही कठिन बनी रहेगी। हर नई प्रॉब्लम के लिए आपको नया फार्मूला रटना पड़ेगा। पर अगर आप इस बात पर ध्यान दें कि जिस व्यक्ति ने उस फार्मूले को पहली बार बनाया होगा उसकी क्या सोच रही थी, तो आगे के फार्मूले, आगे का जो ज्ञान है वो आपको स्वतः ही अपने दिमाग में आसानी से आने लगेगा और आपको समझने में भी आसानी होती जाएगी। वो सब्जेक्ट समझना आपके लिए आसान होता जाएगा और आपकी उस सब्जेक्ट में रुचि भी बनी रहेगी। तो इस तरह जब आप हर काम को एक खेल की तरह, एक चैलेंज के रूप में लेंगे तो आप अपने पैशन को भी समझते जाएंगे और आपके लिए सारे काम आसान भी होते चले जाएंगे। अब जब आप कॉलेज में नए नए आएंगे तो आपके लिए इस पैशन को एक्सप्लोर करने का एक सुनहरा अवसर होगा। देश भर के विभिन्न भागों से आए हुए दोस्त
आपके साथ रहेंगे और साथ ही पढ़ाई के साथ साथ आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी भाग लेने का मौका रहेगा। ऐसा सुनहरा मौका शायद आपको जीवन में फिर कभी ना मिले। तो आप इस मौके का अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन को एक्सप्लोर करने में भरपूर सदुपयोग करें। एक बार जब आप यह निर्णय कर लें कि मुझे अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना है, तो फिर अगला प्रश्न मन में यह उठता है कि हम प्रयास किस दिशा में करें जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो। इस दिशा में जब हम सोचते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे हर छोटे निर्णय का हमारे भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इस तरह की आशंकाओं में घिरकर कभी कभी आप अपने आप को किंकर्तव्य विमूढ़ भी पा सकते हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका जो समाधान मुझे समझ में आता है वह यह है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ पहुँच रहे हैं, इसकी बजाय आप इस बात पर ध्यान दें कि आप क्या बन रहे हैं। आप कहाँ पहुँचते हैं यह आपके कर्मों के अलावा आसपास की परिस्थितियाँ, आपका मित्र, आपके परिवार, इन सभी पर निर्भर करता है और यह पूरी तरह आपके नियंत्रण में भी नहीं है। लेकिन आप क्या बन रहे हैं यह पूरी तरह आपके नियंत्रण में भी है और आप इसका मूल्यांकन भी हर रोज कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप क्या बन रहे हैं इस पर ध्यान देना चालू करेंगे तो आप यह विश्वास रखिए कि जब सारी धूल बैठेगी तो आप अपने आप को वहीं पाएंगे जहां आप बिलोंग करते हैं। तो इससे हमें यह तो समझ में आता है कि हम क्या बन रहे हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर हम अपने आप में इन्वेस्ट करें कैसे? इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही शानदार 4 पॉइंट्स बताए हैं: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। सबसे पहली बात आती है साधना की। साधना क्यों? तो साधना के अपने जीवन में मुझे जो 2 लाभ एकदम प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला लाभ है एकाग्रता। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ऐसे कितने ही सफल व्यक्तियों से जब पूछा गया कि उनकी सफलता का राज क्या है तो उनने कहा फोकस, एकाग्रता। और दूसरा लाभ है मन की शांति और दूरदर्शिता। उससे क्या लाभ होगा? जब आप अपनी दिनचर्या का आंकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी अधिकतर गलतियां सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम क्षणिक सुख के लिए अपनी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करते रहते हैं। हमारे सामने आइसक्रीम दिखाई देती है और हमारा गला ख़राब है, लेकिन फिर भी हम आइसक्रीम खाते हैं और उसके बाद अगले 2-3 दिन तक बीमार पड़ जाते हैं। तो यह मन की स्थिरता कैसे रहे और हमें वास्तव में हमारा किस बात से हमारा लाभ है और किस बात में हमारी हानि है, इसका ज्ञान होता रहे, उसके लिए ज़रूरी है साधना। तो ये तो मैं आपको अच्छी बातें अभी बता रहा हूँ और आपको याद भी रहेंगी। कुछ दिन हो सकता है आप इनको फॉलो भी करें, लेकिन लंबे समय तक ये बातें आपको बार बार कौन याद दिलाएगा? इसके लिए ज़रूरी है कि आपके ऐसे अच्छे दोस्त हों। पर जब अच्छे दोस्त ही बनाने हैं तो क्यों ना हम परम पूज्य गुरुदेव और स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों को ही अपना दोस्त बना लें, उनके विचारों से जुड़ जाएं। और उसका तरीका है स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात आप महापुरुषों के जीवन को पढ़ें, उनकी लेखनी को पढ़ें, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें, उनका आंकलन करें और उससे अपनी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करें। साधना और स्वाध्याय से हमें यह तो समझ में आ जाएगा कि हमें किस दिशा में अपनी शक्तियाँ लगानी हैं और कैसे उन शक्तियों से शानदार काम करना है। पर हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएं कैसे? इसका उत्तर है संयम। संयम में परम पूज्य गुरुदेव 4 संयम बताते हैं: इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम। ये चारों ही संयम अगर हम छोटी छोटी मात्रा में भी अपने जीवन में उतारें और धीरे धीरे उनको बढ़ाते चलें तो हम पाते हैं कि हमारी शक्तियाँ और हमारी सामर्थ्य बढ़ती चली जाती है। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है सेवा। सेवा में हम किसी व्यक्ति को जिसको चोट लगी है, किसी की तबीयत खराब है या किसी को आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, यह सब सेवा तो श्रेष्ठ है ही, पर इन सभी सेवा से भी और अधिक महत्वपूर्ण है अगर हम किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित कर उसे सन्मार्ग और सदुद्देश्य की ओर प्रेरित कर सकते हैं। सबसे बड़ी सेवा यही है और इसी से हमें आंतरिक सुख भी मिलता है। तो ये 4 बातें जो परम पूज्य गुरुदेव ने बताई हैं, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इन चारों को अगर हम अपने जीवन में उतारें और धीरे धीरे संकल्प लेकर उनको अपने जीवन में बढ़ाते चले जाएं, तो भौतिक और आध्यात्मिक सभी दिशाओं में हमारी प्रगति होती चली जाती है। आशा करता हूँ मेरी बातों में आपको अपनी कुछ समस्याओं का समाधान मिला होगा और साथ ही आगे बढ़ने की कुछ प्रेरणा भी मिली होगी। इसके साथ ही अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो
तो खुशी से आप मुझे मेरे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं और यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी अगर मैं आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ला सकता हूँ। अंत में मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय और आदरणीय चिन्मय भैया का फिर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया। साथ ही मैं आप सभी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मेरी बातों को सुना। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आशुतोष वैष्णव जी का, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पैशन को फॉलो करने के लिए हार्डवर्क की भी आवश्यकता होती है एवं हम खेल खेल में कैसे हार्डवर्क कर सकते हैं। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के जो आयाम उन्होंने हमें समझाए, उसे हम निश्चय ही अपने जीवन में स्थान देंगे एवं अपनाएंगे। अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे कीनोट स्पीकर विवेक कुमार सुबुद्धि जी का, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, गेस्ट फैकल्टी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमेशन एंड वीएफएक्स में। विवेक कुमार सुबुद्धि जी। नमस्कार। लर्न फ्रॉम लीडर्स के इस प्रोग्राम में मुझे मौका देने के लिए और कुछ बोलने के लिए अवसर देने के लिए मैं आदरणीय चिन्मय भैया का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा, मेरे माता पिता का विवाह माताजी गुरुदेव के सानिध्य में ही हुआ था और मेरा भी जन्म शांतिकुंज हरिद्वार में ही उनके ही सानिध्य में हुआ। मेरा पालन पोषण, शिक्षा आदरणीय बुआ जी और श्रद्धेय फूफा जी के ही मार्गदर्शन में हुआ। आगे जब आवश्यकता पड़ी उसके अनुसार आदरणीय चिन्मय भैया के मार्गदर्शन में मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ। साथ ही मैंने एनिमेशन का कोर्स और बीएड का कोर्स देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ही प्राप्त किया है और इसके साथ साथ मैंने अलग अलग एमएससी मैथ्स, एमएड की जो पढ़ाई की है, मैंने जहाँ भी रहकर की है वहाँ पर मैंने हरदम मिशन की जो बातें हम सुनते हैं सामान्य, हमें लगती है वो सामान्य सी बात है, उसको मैंने महसूस किया है। जब हम बाहर जाते हैं तो हम यहाँ की उन चीज़ों को, उन अनुभूतियों को जब सोचते हैं कि हम काश फिर कब जाएंगे शांति कुंज, उस चीज़ की कमी को महसूस किया है। और जब हम फील्ड में जाते हैं फिर हम पाते हैं कि किस प्रकार वो हमारे लिए लाभप्रद है। तो वह दोनों ही चीज़ मैंने देखा है, क्योंकि मैं वर्तमान में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हूँ और शिक्षा के लिए कहूँ या जॉब के लिए कहूँ, जब मैं फील्ड में जाता था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखी हैं। तो उन दोनों ही चीज़ों को मैं आज आप सभी के सम्मुख उन अनुभवों को बताना चाहूँगा। मैं एनिमेशन की पढ़ाई किया और उसके बाद मैंने चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में जाने का अवसर पाया और मैंने वहाँ देखा बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन हम लोगों को सामान्य जीवन परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना और आवश्यकताओं को कम करने की कोशिश जो प्रारंभ से ही बताई गई थी वो हमें बहुत लाभप्रद होती थी, क्योंकि हम हर जगह समायोजन कर पाते थे, यानी कि एडजस्टमेंट कर पाते थे और हम खुद कभी भी नेगेटिव नहीं होते। हम खुद तो पॉजिटिव होते हैं, अपने एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। ये सब तभी संभव हो पाता है जब हम उसके रूट से जुड़े हों। मतलब आप हमारे रूट से, हम मतलब हम सभी नवयुग दल के जो भी युवा हैं, जिनको भी बुआ जी, फूफा जी का, माता जी गुरुदेव का और चिन्मय भैया जैसे युवा वर्ग का, जो कि आजकल युवाओं की प्रेरणा है, ऐसे लोगों का सानिध्य प्राप्त होता है तो वो स्वतः ही क्या करते हैं, अभिप्रेरित करने का काम करते हैं। और आज शिक्षा प्राप्त करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, शिक्षा तो हर कोई पा लेता है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आवश्यक क्या है, विद्या। और विद्या कैसे प्राप्त होगी? विद्या प्राप्त होगी हमारे संस्कारों से, हमारे मूल्यों से, हमारे आदर्शों से। हम अपना आदर्श किसको बनाएं? श्रद्धेय अपनी कक्षा में कहा करते हैं कि आदर्श वह होता है जो आपके लिए उच्च कोटि के पैमाने में होता है। हर कोई आदर्श के लायक नहीं होता, हर कोई मूल्यवान नहीं होता। आपके पास कोई पत्थर पड़ा हुआ होगा, वो मूल्यवान नहीं है, पर आप डायमंड को समझते हैं, हीरे को समझते हैं तो उसकी कीमत को जान जाते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति के अंदर जो कीमत है वो उसका गुरु, उसके माता पिता और उसका समाज ही घोषित कर पाता, वह खुद नहीं घोषित कर पाता। अपने को मूल्यवान बनाना, अपने को संस्कारवान बनाना ही आपको उच्च कोटि की ओर ले जाता है। हम क्या हैं, कैसे हैं और हमारा रहन सहन कैसा है, यह
एक क्या है, रिफ्लेक्शन देता है लोगों को। आप देखिए, आप कहीं बैठे होंगे, कहीं खड़े होंगे, किसके साथ घूम रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं आपके लिए दूसरों का नज़रिया बनाता है। यह कैसे होगा? आप इसे भी बना सकते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि अपने आप को परिवर्तित करने का अगर आपके पास विचारधारा है तो किसी एक विचार को ग्रहण कीजिए और सिर्फ उस पर ही जीवन लगा दीजिए। वही काम हमको भी करना है। हम कैसे करेंगे? क्या हम जो गायत्री परिवार से जुड़े हैं केवल वही नहीं, जो भी युवा विश्व में कहीं भी किसी भी वर्ग का युवा, किसी युवा ही नहीं, हर वर्ग की व्यक्ति जो भी कार्य कर रहे हैं वो अपने आप उन टिप्स को नोट डाउन कर लेंगे। अब जब इसे नोट डाउन करेंगे तो क्या होगा? इसको आप नोट डाउन करना मीन्स माइंड में नोट डाउन करना। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है आत्मबोध की साधना और तत्वबोध की साधना। अब ये क्या है? यह आप हमारी किताबों को पढ़ेंगे जो कि गुरुदेव की किताबें हैं तो आप अच्छे समझ पाएंगे। मैं इसको सामान्य शब्दों में कहूँगा, अपनी दिनचर्या को बनाने के पूर्व आप चिंतन मनन जो करते हैं वो आत्मबोध की साधना है। और दिन भर के क्रियाकलाप को मनन पुनः करना कि आपको निरीक्षण करना वह तत्वबोध की साधना है। अगर एक विद्यार्थी प्रातःकाल अपने आंखें बंद करके कंसंट्रेट होकर यह सोचे कि उसने क्या चीज़ करना है आज, तो वह एक सही लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएगा। और जब पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो रात में सोने से पूर्व यह सोचे कि उसने जो कार्य किया वो सही किया या नहीं किया। ये तत्वबोध की साधना हो जाएगी। ये छोटी छोटी साधना, मुझे लगता है हमें यह अवसर कहीं और नहीं मिलेगा कि हम इन छोटी छोटी साधनाओं को सीखें। गीता की कक्षाओं में श्रद्धेय कहा करते हैं कि आपको बहुत बड़े लेवल की साधना नहीं करनी है, आप जितना तप कर सकते हैं उतना ही करना है। अगर आपको कोई अनुष्ठान करना है तो आप 5 रोटी खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाते हैं, तो एक अंश अपना कम कर दीजिए, वह भी साधना है। भोजन पर ही नहीं, आप अपने मन स्थिति को भी नियंत्रण करने का प्रयास करिए, वह भी साधना है। बुआ जी भी हमें जो प्रेम देते हैं, वो लड्डू देते हैं, तो उसके साथ जो लगाव है वो हर किसी के साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि अपना बनाना इतना सहज नहीं होता। हम कहीं पर भी रहें, अपनापन विस्तार करें। यह कैसे होगा? ये तभी संभव है जब हमारे अंदर ममत्व की भावना होगी, समता की भावना होगी, समानता की भावना होगी। हम सभी को एक बराबर समझेंगे। हम नवयुग दल के जो विद्यार्थी हैं, हम शांतिंज के जो बच्चे हैं, हम क्या सीखते हैं, क्या जानते हैं? हम यही तो सीखते हैं कि हमें सबके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि अकेले बढ़ जाना है। हम जहाँ कहीं भी हों, जैसे भी परिस्थितियों में हो, उसमें तालमेल बिठाना सीखना है। यह मैं आप सभी युवा वर्ग के लिए बताना चाहूँगा, और मेरे अग्रजों और अनुजों और मेरे माता पिता और जितने भी चाचा जी, चाची जी, बुआ जी, फूफा जी जो भी हमारे साथ में रहे और जिन्होंने हमें संस्कार दिए, उन्होंने सदैव यही बताया कि आप कभी कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपको अपने प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए। सदैव कैसा करना है? आपको ऐसे काम करने की कोशिश करनी है जो आपको स्वप्रेरित करे और आप दूसरों को अभिप्रेरित करें। ये कैसे करेंगे? ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा आपके अच्छे चिंतन मनन से। और चिंतन मनन अच्छा कैसे होगा? जब हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की किताबों में छोटे छोटे लेख लिखे हुए हैं, उनको जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त होने लगता है। हमें क्या करना है? दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालना है और उन किताबों को बस पलट कर छोटा छोटा अंश पढ़ना है। श्रद्धेय के मार्गदर्शन में जो अखंड ज्योति श्रद्धेय के द्वारा लिखित जाती है, गुरुदेव के मार्गदर्शन में, वह क्या है? वह हम सभी को प्रेरित करने का एक माध्यम है। हम उन किताबों को पढ़ते हैं और खुद भी प्रेरित होते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं। आप जहाँ भी हों, स्वाध्याय का क्रम बनाएं, छोटे छोटे संकल्प लें, छोटे छोटे स्वाध्याय का मंडल बनाएं, संस्कारवान बने, तभी आप क्या होंगे? एक सक्षम नागरिक बन पाएंगे। हमें अपने जीवन के मुकाम को सही पाने के लिए क्या करना है? लक्ष्य को पाने के लिए धीरे धीरे बढ़ना है। हो सकता है इसके लिए हार भी हो, हाँ स्वीकार कीजिए। हारना बुरी बात नहीं है। यह हारना बताता है कि आपने क्या नहीं किया, आपने थोड़ी सी कमी रख दी। उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करना है? पुनः प्रयास करना है। और पुनः प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन निश्चय सफलता प्राप्त होगी। हमारे बहुत सारे भैया दीदी लोग और अनुज लोग भी
बहुत आगे बढ़े हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, हम सभी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, पर जो हमें विद्या मिल रही है वो हमें शांति कुंज हरिद्वार से मिल रही है। हमारे माता पिता जो यहाँ पर रहते हैं वो हमें शिक्षा देते हैं, हमें आदरणीय बुआ जी फूफा जी शिक्षा देते हैं। वह शिक्षा क्या है? वह शिक्षा है जीवन विद्या की शिक्षा। हमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय में यही तो सीखना है, को मिलता है कि किस प्रकार हम अपने आप को मूल्यवान बनाएं। देखिए, पत्थर बहुत सारे पड़े होते हैं, उनकी मूर्ति कीमती हो उसके लिए क्या होता है? तराशने की आवश्यकता पड़ती है। वो तराशने का काम शांतिवन में ही किया जाता है। शांतिवन में चलने वाले जो सत्र हैं वो हमें सदैव क्या करते हैं? हमें कुछ नई चीज़ें सिखाते हैं। तो विश्वविद्यालय का जो अध्ययन है सिर्फ वह किताबों वाला अध्ययन नहीं होकर हमारे जीवन शैली को बदलने वाला अध्ययन है। मैं आज यहाँ पर आपको यही बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि जो लर्न फ्रॉम लीडर्स का ये कार्यक्रम चल रहा है, ये क्रियाकलाप चल रहा है, ये क्या है? ये यही तो है, एक सही प्रकार के निर्देशन को प्राप्त करना, परामर्श को प्राप्त करना और मार्गदर्शन को प्राप्त करना, जिससे हम आगे बढ़ सकें, उन्नति के पथ को पकड़ सकें। और ये उन्नति के पथ को हम कैसे पाएंगे? कैसे पाएंगे? गुरुदेव ने कहा साधना करिए, उपासना करिए, आराधना करिए, पर करना किसका है? कैसे बैठना है? इनको जानने के लिए आपको गुरुदेव की किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छी पुस्तकों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी जो पुस्तकें होती हैं वो जीवंत आत्माएं ही होती हैं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, हम सभी ने सुना है, परंतु शांति में रहने के बाद हमें यह महसूस होता है कि हम लोगों के माता पिता ने, हमारे परिवार ने क्या पुण्य किए होंगे जिसके कारण हम उसी पथ में आगे बढ़ पाएंगे। आप भी मिशन से जुड़िए। गायत्री परिवार किस प्रकार कार्य कर रहा है, सप्त आंदोलन में किस प्रकार कार्य किया जा रहा है, विषम मुक्ति, कुरीति उन्मूलन, नारी जागरण, पर्यावरण, इन सब में कैसे कार्य हो रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। और ये आपको रटकर लिख लेना नहीं है, इनको आत्मबोध करना है, तत्वबोध करना है। और जब धीरे धीरे आप अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करते जाएंगे तो आप एक लक्ष्य की ओर पहुंच जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई करके हर कोई पैसा कमा लेता है और जीवन जी ही लेता है, परंतु अगर आप एक वैसा जीवन जिए जो सभी के लिए आदर्श बन जाए तो आप सोचिए आपने सफलता को प्राप्त कर लिया। आज मैं आप सभी के सम्मुख अपने इन विचारों को प्रस्तुत करना चाह रहा था कि किस प्रकार हमें जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, पर हमें हारना नहीं है, जीतने के लिए सदैव आगे बढ़ते जाना है। और ये हार हमें सदैव नई प्रेरणाएं देती है। हम सभी जहाँ कहीं भी हों, जिस परिस्थिति में हों, उससे हमें कैसे निकलना है, कैसे समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है, यही जीवन जीने की कला के अंतर्गत लाइफ मैनेजमेंट के माध्यम से विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। ऐसी ही अनेकों बातें हैं जो हमारे अनुजों के माध्यम से, हमारे अग्रजों के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहती हैं और इस श्रृंखला में भी प्राप्त हो रही हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को इसके माध्यम से कुछ ना कुछ प्रेरणा प्राप्त हुआ होगा, तो आप सदैव से स्वीकार करें। और मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा और पुनः मैं आदरणीय बुआ जी फूफा जी का और चिन्मय भैया का धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ विवेक कुमार सुबुद्धि जी का, जिन्होंने बताया कि किस तरह से देव संस्कृति विश्वविद्यालय से मिले संस्कारों की वजह से उन्होंने बाहर अपनी परिस्थितियों से तालमेल बिठाया एवं किस तरह से अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाया। उन्होंने यह भी बताया कि आत्मबोध और तत्वबोध की साधना किस तरह से विद्यार्थी जीवन में अत्यंत सहयोगी है और हम उनकी इन बातों को अपने जीवन में जरूर अनुसरण करेंगे। इस एपिसोड में हमारे साथ आगे जुड़ेंगी हमारी एमिनेंट स्पीकर अनीता बिरला जी, जो कि फ्रीलांसर योगा टीचर हैं एवं वे सोशल वर्कर वॉलंटियर हैं ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार इंदौर में। अनीता बिरला जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, स्नेह सलीला जी और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति महोदय, हमारे युवा प्रेरणा स्रोत आदरणीय चिन्मय भैया का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ
कि जिन्होंने लर्न फ्रॉम लीडर्स जैसे श्रृंखला के द्वारा हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम अपने विचारों को, अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर कर सकें। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे अपने जीवन के कुछ वर्ष शांति कुंज जैसे दिव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव और माता जी के सानिध्य में बिताने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैंने अपने स्कूल की शिक्षा 1st to 8th गायत्री विद्यापीठ से पूरी की और देव संस्कृति विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन योग विषय में पूरा किया। शांति कुंज में रहते हुए मुझे कुछ ऐसे छोटे छोटे अनुभव प्राप्त हुए, ऐसे छोटे छोटे बातें सीखी और समझी जो मेरे जीवन में बहुत मायने रखती हैं। सबसे पहली बात कि जीवन जीने की कला, कि हम जीवन को किस प्रकार से जिएं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, लोगों से बात करने का तरीका कैसा हो, एक अनुशासित और संयमित जीवन हम कैसे जिएं। और यह अनुशासन हमने अपने गुरुजनों से सीखा। स्कूल में जब भी हम प्रार्थना के दौरान कक्षाओं में जाते थे तो हम लाइन बनाकर एक के पीछे एक लगकर क्रम से जाते थे। यज्ञशाला में यज्ञ के लिए जाएं, वहां पर भी हमें लाइन बनाकर ही जाना रहता था। और गुरुदेव माता जी के से आशीर्वाद लेने के लिए जब भी हम जाते थे वहां पर भी हमें लाइन से क्रम में एक के पीछे एक लगकर खड़ा होना पड़ता था। तो यह अनुशासन धीरे धीरे हमारे जीवन में आता चला गया। दूसरी बात, समय का सदुपयोग, टाइम मैनेजमेंट। हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें, क्योंकि ईश्वर ने सभी को 24 घंटों का समय दिया है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन 24 घंटों के समय को किस तरह से बिताते हैं। जीवन में ऐसे कौन कौन से कार्य करते हैं कि जो आपके जीवन के लिए बाधक नहीं साधक बने। ऐसे कौन कौन से कार्य करें जो हमारे जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाए। पढ़ाई के साथ साथ हमें भी जो समय मिलता था उसे हम सही कार्यों में उपयोग करते थे, गुरुदेव के कार्यों में रहकर भागीदारी देते थे। शांति कुंज में बड़े बड़े पर्वों पर, बसंत पर्व, गुरु पूर्णिमा पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को हम अपना समय देते थे। हमारे छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते थे, उनको हम अपनी जल सेवाएं देते थे। भोजनालय में भोजन परोसकर अपनी भागीदारी देते थे, उनके साथ श्रमदान में अपनी भागीदारी देते थे। और इन सब कार्यों को करते हुए मन में उत्साह और उमंग बना रहता था। कुछ और नई करने की प्रेरणा मिलती थी, मन में एक सेवा की, सहानुभूति की, प्रेम की भावना जागृत होती थी। वर्तमान समय में मैं अभी इंदौर में हूँ और वहाँ पर भी हम जीवन में सीखे हुए इन कार्यों को, जो भी शांति कुंज में हमने सीखा है, उन्हें लेकर गुरुदेव के विचारों को और शांति कुंज में चल रही गतिविधियों को समाज में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। अभी हमने ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 34 बाल संस्कार शालाएं चलाई हैं, जिसमें हम वहाँ के बच्चों को कर्मकांड, योग और संगीत का प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही साथ उन्हें गायत्री मंत्र के लिए प्रेरित करते हैं। गुरुदेव की छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से उनके अंदर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ताकि वह जीवन में जो भी कलाएं सीखें वह सीख कर दूसरों को भी प्रेरणाएं दें। और उसके साथ साथ रिसेंटली अभी 1 नवंबर 2020 में हमने निर्मल जल गंगा अभियान के तहत नर्मदा स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया है, जिसमें हम गांव के बच्चों के साथ मिलकर प्रत्येक रविवार को नर्मदा की सफाई करते हैं, स्वच्छता अभियान करते हैं और साथ ही साथ उन्हें हम पर्यावरण के लिए प्रेरित करते हैं कि आप अपने जन्मदिन पर या घर में किसी का विवाह दिन हो, उस पर एक पौधा अवश्य रोपित करें। मित्रों, सफलता किसी भी क्षेत्र में हो, या आपकी पर्सनल लाइफ में हो या आपकी सोशल लाइफ में हो, यदि आपके जीवन में अनुशासन है, आपका जीवन संयमित है और आप समय का नियोजन ठीक प्रकार से करते हैं, समय को आप सही कार्यों में लगाते हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शांति कुंज एक ऐसी टकसाल है जहां मानव से महामानव और देव मानव
बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। आइए हम भी इस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी दें, गुरुदेव के विचारों को जन जन तक फैलाएं और गुरुदेव का सपना पूरा करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता बिरला जी। आपने हमें बताया कि किस तरह से शांति कुंज में अनुशासन, जीवन जीने की कला, समय नियोजन करने की विधि आपको सिखाई गई एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय से किस तरह से आपने योग की शिक्षा को ग्रहण किया। हम निश्चय ही आपकी इन बिंदुओं को अपने जीवन में स्थान देंगे। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे अगले एमिनेंट स्पीकर आलोक मरकाम जी को, जो कि एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं एवं कंटेंट राइटर हैं द नेशनल ओपिनियन हरिद्वार उत्तराखंड में। नमस्कार, मेरा नाम आलोक मरकाम है। मैं शांतिकुंज हरिद्वार का रहने वाला हूँ। मेरा बचपन यहीं बीता है। मैंने यहीं से स्कूल की पढ़ाई की है, जो कि आश्रम में ही मौजूद गायत्री विद्यापीठ जिसका नाम है। इसके बाद मैंने देव संस्कृत विश्वविद्यालय से पत्रकारिता और जनसंचार की पढ़ाई की और फिलहाल मैं एक न्यूज़ पोर्टल द नेशनल ओपिनियन में एज अ कंटेंट राइटर और कंटेंट क्रिएटर काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं ज़्यादातर ऐसी खबरों को कवर करता हूँ जो मतलब स्पोर्ट्स से तवज्जो रखती हैं। और बचपन से ही मेरा ये शौक़ था कि मतलब मुझे जितना खेल को देखना, यानी जितना मेरे को खेल खेलना पसंद नहीं था, उससे ज़्यादा मुझे खेल को देखना पसंद था, खेल को समझना पसंद था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी में ही अपना कैरियर बनाया जाए। और मैंने इसे लेकर अपने टीचर से बात किया, अपने बड़े भाइयों से बात किया और ये सोचा कि इसी पे अपना करियर बनाया जाए। और इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी था। तो मैंने देव संस्कृत विश्वविद्यालय में 2015 में एडमिशन ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद मैंने पत्रकारिता की बहुत सी पहलुओं को समझा, बहुत सी चीज़ों को जाना, रिपोर्टिंग कैसे होती है, कंटेंट क्रिएट कैसे होता है, कंटेंट राइटिंग क्या होती है, इन सबको समझा और इस पे काम किया। इसमें मेरे टीचर्स, जो हमारे टीचर्स थे, उन्होंने भी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने यानी जो भी कुछ लिखना सीखा, थोड़ा बहुत जो मैं लिख पाता हूँ, वो उन्हीं की बदौलत हो पाया है। उन्हीं ने मुझे यानी दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से काम करना चाहिए और कैसी यानी चीज़ों को रखना चाहिए, बताना चाहिए। और इसमें हमारे जो चांसलर सर हमारी क्लासेस लेते थे, गीता और ध्यान की क्लासेस, उस पर जो कंटेंट वो बताते थे हमें, हम उसकी रिपोर्टिंग करते थे, उसका एक न्यूज़पेपर निकालते थे। तो उसमें मैं कहानियाँ लिखता था, जो वो कहानी बताते थे उसकी रिपोर्टिंग करता था। कविताएं लिखता था, एक कॉलम कविताओं का भी था, तो मैं कविताएं भी लिखता था। उसके बाद हमने जब टीवी पढ़ना चालू किया, तो उन्हीं कक्षाओं को हमने एक न्यूज़ पैकेज के तौर पर बनाया। उस पर भी मैं कंटेंट के तौर पर काम करता था, कभी कभार वॉइस ओवर देता था। तो मतलब मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और जितना मैं स्कूल में, मतलब जिन स्कूल में मैं थोड़ा चुप रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन देव संस्कृत विश्वविद्यालय में आने के बाद मेरा जो व्यक्तित्व है, यानी मैं जो अपनी बातें हैं उन्हें खुलकर बोल पाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से रख पाता हूँ। तो ये एक पॉजिटिव चेंज आया है। इसके बाद मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय की तरफ से भेजा गया था मुझे इंटर्नशिप करने के लिए, यानी अपने ही फील्ड की इंटर्नशिप थी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की, कम्युनिटी रेडियो में, बुल्टो कम्युनिटी रेडियो में। तो वहाँ पे जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जिन तक सरकारी सूचनाएं पहुँच नहीं पाती हैं, जिन तक बातें पहुँच नहीं पाती हैं, तो उनके लिए मैंने यानी न्यूज़ बनाई है, उनके लिए काम किया है। उनके तरीके, उनको कैसे समझ में आ जाएगी वो चीज़ें, उस पर मैंने काम किया है। इसके बाद उन लोगों को सरकारी विभागों में जाने में, वहाँ पे शिकायत दर्ज कराने में थोड़ी हिचकिचाहट होती थी, तो उसमें भी वो संस्था काम करती थी। तो मुझे ये भी सिखाया गया कि कैसे जा कर के उनकी मदद की जाए, कैसे सरकारी अधिकारियों से बात किया जाए, उनकी शिकायतें लिखी जाएं। तो इन सब में भी मैंने काम किया है। इसके बाद फाइनल ईयर जो था हमारा, उसमें मुझे यहाँ से सोशल इंटर्नशिप के लिए भेजा गया था, जो कि हर साल फाइनल ईयर के बच्चों को भेजा जाता है। तो इसमें मैंने घर घर जाके गायत्री यज्ञ कराए थे, संभाषण दिया था। तो मुझे तब समझ में आया कि जो गायत्री
जो शांतिकुंज की महत्ता है वो बाहर के क्षेत्र में कितनी ज़्यादा है। मैं शांतिकुंज में रहते हुए उतना नहीं समझ पाया जितना मैं बाहर जाके इस चीज़ को समझ पाया। तो ये मेरे लिए काफ़ी एक बेहतर एक्सपीरियंस था और काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये सब देख के। आखिरी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं देहरादून में एक न्यूज़ चैनल है APN न्यूज़ चैनल, वहाँ पे कंटेंट राइटिंग की ट्रेनिंग कर रहा था। तो वहाँ पे जो टीवी का काम होता है बहुत तेज़ी वाला होता है। तो यहाँ पे मेरी देव संस्कृत विश्वविद्यालय की जो पढ़ाई थी, जो लाइफ मैनेजमेंट की पढ़ाई थी, वो बहुत काम आई, क्योंकि वहाँ पे इतना प्रेशर सिचुएशन होती है कि आपको इतनी देर में डेडलाइन मीट करनी होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मुझे जो लाइफ मैनेजमेंट की जो क्लासेस थी वो बहुत काम आई, जहाँ पे टीचर्स हमें बताते थे कि कैसे अपने वर्क को ऑर्गेनाइज़ करें, स्ट्रेस यानी चीज़ों में ज़्यादा पैनिक ना करें, उस टाइम में जो बन पड़ सकता है वो करें। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी लाभप्रद लगी और मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही। देव संस्कृत विश्वविद्यालय में रहते हुए मैंने वहाँ की एक चीज़, जो मुख्य चीज़ है, USP है वहाँ की, योगा, उसे अपने लाइफ में मैंने उतारने की कोशिश की। क्योंकि जो हमारे फील्ड है वहाँ पे स्ट्रेस बहुत होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस बहुत होती हैं। तो योगा मेरे लिए बहुत यानी फ़ायदेमंद रही और कारगर साबित हुई मेरे फील्ड के लिए। और मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि योगा मेडिटेशन करने से आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल नहीं होती है और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और अगर आप भी जर्नलिज्म के फील्ड में आना चाहते हैं, इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि लोग ज़्यादातर एंकर बनने के लिए इस फील्ड में आ जाते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि हम एक दिन में फेमस हो जाएंगे इसलिए फील्ड में आ जाते हैं। अगर आप इसलिए आ रहे हैं तो मेरी ये हिदायत है कि आप ना ही आएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग आ जाते हैं फिर उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेहतर इससे ज़्यादा ये अच्छा है कि आप इस फील्ड में इसलिए आएँ ताकि आप समाज के लिए कुछ कर सकें, देश के लिए कुछ कर सकें, और जो समाज में घट रहा है उसे लोगों तक पहुंचा सकें। किसी एजेंडे के लिए काम ना करें, बल्कि एक सच्ची पत्रकारिता के लिए काम करें आप। और जो गुरुदेव का जो मेन मोटो है उसमें तो ये बहुत ही कारगर साबित हो सकता है कि जो हमारे विचार होते हैं उसी से हमारे शब्द निकलते हैं। तो हमारे जो विचार हैं वो अगर सकारात्मक रहेंगे, जो हमारी चीज़ें घट रही हैं हम उन्हें सकारात्मक तरीके से देखेंगे, तो हम इस चीज़ को एक बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं समाज के सामने, और गुरुदेव की जो विचार हैं उन्हें समाज तक पहुंचा सकते हैं। गुरुदेव ने एक बात भी कही थी कि हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास कलम है जिससे हम दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तो और मैं बहुत भाग्यशाली भी हूँ कि मुझे गुरुदेव के सूक्ष्म सानिध्य मिला और माताजी का सूक्ष्म सानिध्य मिला, जिस कारण पल बढ़कर मैं आज पत्रकारिता फील्ड में काम कर रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में जितनी किताबें लिखी हैं उससे एक जर्नलिज्म का छात्र होते हुए मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उन्होंने हर एक सब्जेक्ट में किताबें लिखी हैं। तो अगर मैं किसी भी फील्ड में देखना चाहूँ, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में, तो उन्होंने लिखी ही हैं, लेकिन समाज में ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनसे कैसे पार पा सकते हैं हम, कैसे जो दो भाई आपस में लड़ रहे हैं उनके बीच में प्यार बढ़ा सकते हैं, उन्हें चीज़ों को बता सकते हैं कि आप ये ना करें और क्यों ना करें, उसका एक तथ्य भी गुरुदेव ने बड़ी वाजिब तरीके से दिया हुआ है। तो गुरुदेव ने जो किताबें लिखी हैं वो एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट मुझे काफ़ी काम आई जब मैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय में था, बल्कि बाहर आने के बाद भी काम आई जब मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ, समय समय पर रिपोर्टिंग करने जाता हूँ, कंटेंट लिखता हूँ, तो और भी चीज़ों के लिए कंटेंट लिखता हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं गुरुदेव की जो ये किताबें हैं। गायत्री विद्यापीठ और देव संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए जितना हम क्लासरूम के अंदर नहीं सीखते हैं उससे ज़्यादा हम कहीं क्लासरूम के बाहर सीख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो परिसर है वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोग्राम समय समय पर होते रहते हैं, उनको मैनेज करना, पढ़ाई के साथ साथ मैनेज करना, साथ ही साथ जब भी यहाँ पे कोई पर्व मनाया जाता है तो इतने सारे लोग आते हैं, उनको पानी पिलाना, उनको खाना खिलाना, तो इन सब चीज़ों से हमारी आत्मीयता बढ़ती है, टीम स्पिरिट का हमारे अंदर जागरण होता है। और साथ ही साथ जैसे एनुअल फंक्शन जब होते हैं तो उस टाइम एक मैनेजमेंट को देखना, साथ ही साथ रिपोर्टिंग
करना, स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग मैंने खासकर की थी उस समय, और वीडियोस के लिए मैंने कंटेंट तैयार किया था। तो ये सब काम हम फील्ड के बाहर अक्सर करते रहते हैं। तो ये जब पहले ही हमारे साथ हमारे टीचर्स ने मिलकर हमें जब ये कराया, तो वहीं से एक ट्रेनिंग चालू हो गई। तो जो आजकल बात की जाती है बाहर, यानी जो बाहरी दुनिया है, यहाँ से जो बाहर के लोग हैं, वहाँ पे बात की जाती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो। तो हमें बचपन से ही ये सारी चीज़ें सिखा दी गई थी कि हमें प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, ना कि किताबी कीड़ा बन के। तो हमने प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ से बहुत ज़्यादा सीखी हैं। और आखिर में मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर आदरणीय चिन्मय सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और आप सब भी जो मेरे साथ जुड़े, उनका भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे समझा। धन्यवाद। धन्यवाद आलोक मरकाम जी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जिस तरह से आपका व्यक्तित्व परिष्कृत हुआ एवं आप कम बोलने वाले से एक मुखर व्यक्तित्व के रूप में उभर के आए, आपकी इस कथा से हमें बहुत ही प्रेरणा मिली। हम इसे जरूर फॉलो करेंगे एवं समझेंगे। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का, जिनका बहुमूल्य मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सभी प्रवक्ताओं का, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभव हमसे साझा किए एवं हमें बहुत कुछ सिखाया। दर्शकों, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतने ध्यान से इस सेशन को सुना। और साथ ही मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें तथा कमेंट्स करके अपने व्यूज दें। देव टॉक सीरीज के पिछले एवं आगे आने वाले सभी संस्करणों से जुड़ने के लिए आप विजिट करते रहिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के फेसबुक के ऑफिशियल पेज एवं यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।